स्टार्ट. नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं वाम पुणे महिला विभागातर्फे खूप 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 स्वागत. तुम्हाला माहितीच आहे की दर महिन्यात आपण स्टोरी टेलिंगचा एक सेशन दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात करतो. आता दरवेळेस नवीन टॉपिक सोबत नवीन स्टोरी टेलर सोबत आपण हा प्रोग्राम कंटिन्यू करतो. तर ह्या वेळेस आम्ही काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण तेच स्टोरी. स्टोरी म्हणजे आपण त्याच्यातून लोकांपर्यंत काहीतरी एखादा हेतू, उद्देश पोहोचवायचा किंवा लोकांच्या मनातल्या काही गोष्टी बाहेर काढायचा आणि त्यातून एक प्रयत्न करत असतो. प्रत्येकाच्या मनात लहानपण ते दडलेलं असतं आणि स्टोरी म्हणलं की प्रत्येकाला आपलं लहानपण आठवतं. आणि जेव्हा माणसातलं लहानपण बाहेर येतं ना, तेव्हा त्याच्या मनात असलेल्या दबलेल्या सगळ्या गोष्टी बाहेर येतात. पण ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या नॉर्मली छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं बोलल्या जाणार. पण आजचा हा जो टॉपिक आहे हा खूप सेन्सिटिव्ह आहे. नाव जितकं तुम्हाला फॅन्सी वाटतं ना, तितका सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे. तुम्हाला माहितीच आहे, मेसेज मधनं समजलेलंच आहे की आजचा टॉपिकचा सब्जेक्टच आहे आपला अरेंज मॅरेज अँड लव्ह मॅरेज. दॅट इज कांदे पोहे आणि कॅडबरी. कांदे पोहे म्हणजेच नॉर्मली बरोबर लक्षात आलंच असेल सगळ्यांना की आपण जेव्हा बघायला जातो, मुलगी पाहायला जातो, आधीच्या काळी तर बिलकुल परफेक्टली फक्त कांदे पोहे चहा ह्याचाच प्रोग्राम व्हायचा. नंतर हळूहळू त्याच्या पद्धती बदलल्या, भले त्याच्या समोसे आले असतील, आलू बोंडे आले असतील, काही आले असतील, पण टॉपिक कांदे पोहेच राहायचा. तर कांदे पोहे मीन्स अरेंज मॅरेज आणि कॅडबरी मीन्स लव्ह मॅरेज. आजकाल मुंह मिठा हो जाण्यासाठी कॅडबरीच वापरली जाते. त्या हेतू कॅडबरी. तर हा टॉपिक खरोखर खूपच सेन्सिटिव्ह आहे. आत्ताच्या आपल्या काही 2-3 महिन्यात जर पाहिल्या तर आपल्या समाजामध्ये सुद्धा खूप सारे वधूवर मेळावे झाले. हे फक्त आपल्या समाजाचे नाही, बाकीच्या समाजामध्ये सुद्धा खूप सारे वधूवर मेळावे झाले, ज्याच्यातून खूप सारे मुलं मुली जे उपवर उपवधू होते ते समोर आले. त्यांनी ज्या ह्या काळामध्ये ज्या मोठ्या माणसाने म्हणजे त्यांच्या आई वडिलांनी, काका काकूंनी, मामांनी, मावशींनी, कोणी असो, त्या सगळ्यांनी मुलाकडचे असो की मुलीकडचे असो, त्यांनी प्रत्येकाने काही ना काही प्रॉब्लेम फेस केलेले आहेत. आज आपण त्या प्रॉब्लेमवर शेअर नाही करणार किंवा त्या प्रॉब्लेमवर आपण डिस्कशन नाही करणार, तर त्या गोष्टी पाठीमागं सध्याच्या मुलांच्या विचारांची टेंडन्सी काय आहे, आपण त्याच्यावर डिस्कशन करणार. तर त्याआधी मी सगळ्यात पहिले इथं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. मंजुताई भास्करवार, ज्या वाम लेडीज पुणे विभागाच्या अध्यक्ष आहेत, प्रेसिडेंट आहेत, त्यांचं आणि त्याचबरोबर इथं उपस्थित सर्वांचं. तर मी मंजुताईंना एकदा हे म्हणते की त्यांनी त्यांचे ते 2 शब्द बोलावेत, सांगावेत, कारण की हा टॉपिक घेण्याचा त्यांचाच एक उद्देश होता. तर त्यांना काही बोलायचंय, तुम्हाला सर्वांना सांगायचंय, त्या आपण ऐकूयात. हेलो एवरीवन. अगर कोई मराठी नहीं समझ सकता है तो मैं हिंदी में कहना चाहूंगी, हिंदी में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जो इनवाइटीज है यहाँ, मेरे भी इनवाइटीज बहुत सारे अलग अलग सिटी से भी है, अलग अलग भाषा से है. सो आई विल प्रीफर हिंदी. वाम हमारा एक कम्युनिटी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वर्ल्ड, हमारी जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड लेवल पे 40 कंट्रीज में जहाँ फैली हुई है. तो वो हमारा एक पूरा एक ग्रुप है जहाँ हम एक दूसरे को कंट्री के, अपनी कंट्री के अलावा वहां से भी हेल्प करते हैं. एंड वी गेट कनेक्टेड विद दिस बिकॉज ऑफ वाम. So it's beauty of our community and that wow. I work for this and really enjoying storytelling part that I have started. I think it's the seventh, Gauri, येस. येस, seventh. इट्स 7th. I will just repeat you. येस, इट्स 7th एपिसोड. Seventh episode, येस. and we are enjoying every month story with different theme. Today we are with Kande Pohe versus Cadbury. Why? Because when just I spoke with Suyog Ainchwar, he's very good active member in our community and working for great things, for multiple things in society welfare also. So I just saw his Facebook poem also, and he told me ki I have written this thing. So first of all, I want to read that poem. I will read in Marathi and will try to make it in Marathi Hindi if anyone is struggling with Marathi. Okay. So Kande Pohe versus Cadbury. अचानक
अरेंज मॅरेज व लव्ह मॅरेज दोघेही एकमेकांसमोर उभे राहिले, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मेरी मेरी स्टाइल बहुत अच्छी है, हर चीज को ऐसे रंग मतलब कलरफुल कर करके बताने की। लव मैरिज बोला, मैं अपनी स्टाइल में शादी के पहले ही मैं होता हूँ। पहले शादी के पहले ही हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, एक दूसरे की एक आवडी निवडी पासून तर विचारापर्यंत एक दूसरे की, आय एम स्ट्रगलिंग विथ कन्वर्शन ऑफ मराठी टू हिंदी, आवडी निवडी पासून ते विचारापर्यंत सर्वच अगदीच नीट जाणून घेतलं जातं। दैट मीन्स एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं शादी के पहले। और प्रेम, येस, आणि प्रेमाबद्दल तर काय म्हणावं, भरभरून ओसंडून वाहत असतं। यस, लव मैरिज में शादी के पहले ही बहुत प्यार बहते रहता है। अरेंज मैरिज वो बोलता है हम थोड़े अलग होते हैं, शादी के बाद धीरे धीरे एक दूसरे को हम समझने लगते हैं, एक दूसरे की जो आवड़ निवड़, एक दूसरे की जो विचार है, क्या पसंद है, पसंद नापसंद, परिस्थिति, उसके अनुसार हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से संभालते हैं और आगे जाते हैं। प्रेमाचं म्हटलं तर प्रेम क्या है, रोजच कले कलेने नकळत उमलत बहरत बहरत असतं। प्रेम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ते जाता है, उसका आस्वाद बढ़ते जाता है। बोलता बोलता दोघंही एक निष्कर्षावर आले। ऐसे ही बातचीत से अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों एक एक बात पे आए। कौन सी बात है? एट लास्ट संसार, दॅट इज संसार, शेवटी संसार कसा चालवायचं हे महत्वाचं आहे। शादी कैसे निभानी है ये ज्यादा इंपॉर्टंट है। बिलीव मी, वाद विवाद मतभेद हा संसाराचा भाग आहेच, डिस्कशन डिबेट ये सब तो शादी का वो बाय प्रोडक्ट होता ही है। बट अगर दोनों में प्यार है, इंटीमसी है, कंपैटिबिलिटी है, ट्रस्ट है, तो वो उसका सही बेस है। कांदे पोहे या कैडबरी, आखिर दोनों में अपनी अपनी एक टेस्ट है, और वो टेस्ट वैसे ही रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही टॉपिक आज का है। कांदे पोहे मतलब सभी को पता है, मराठी लोग कांदे पोहे खाते हैं अच्छे से। और मराठी में एक्चुअली क्या होता है कि जब लड़की को देखने जाते हैं लड़के वाले, तो कांदे पोहे बनते हैं, वो बाय प्रोडक्ट पोहे खा के आए हैं, मतलब लड़की देख के आए हैं। और कैडबरी एक्चुअली वो जो है कि जैसे कैडबरी दे के वैलेंटाइन डे से ऐसे प्यार की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे प्यार कब इकरार में बदल जाता है, और फिर इकरार और अच्छे से पक्का होता है तो शादी होती है, अदरवाइज ब्रेकअप होते हैं। सो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे गारंटी किसी में भी नहीं होती है, ये तो आप सभी मानेंगे। तो नाउ हम एक क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि ये कैडबरी और कांदे पोहे, ये जो मैंने पोएम बोली उसके ऊपर अपनी विचार कौन पहले रखना चाहता है। इट्स फोरम, फ्री फोरम, सो कोई भी बात कर सकता है, हाथ उठा, रेज योर हैंड, अदरवाइज वी कैन कॉल रैंडमली। फातिमा जी थैंक यू, निकिता जी थैंक यू आने के लिए यहाँ पे। फातिमा जी आप शायद काफी चीजें करती है रिलेशनशिप पे वगैरह, राइट? थैंक यू मंजूश्री, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ऐसी कुछ गैदरिंग में आऊं, मिलूं, देखूं तो सही आप क्या क्या कर रही। बहुत सारी वैसे भी मल्टी एक्टिविटीज में आप रहती हैं इन्वॉल्व। हाँ, रिलेशनशिप के उस पे हमारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, तो काफी ऐसे रिलेशनशिप के केसेस आते हैं। और जैसे कांदे पोहे और कैडबरी, अच्छी पोयम सुनाई आपने।
अ, मुझे अभी तक के मेरी भी शादी को 30 साल हो गए, और मेरी भी लव मैरिज है एंड कन्वर्टेड है। तो और बाकियों की भी मैंने काफी अरेंज मैरिज वगैरह ये सब भी अभी तक काफी देखा हुआ है। तो उस बेस के ऊपर मुझे ये समझ में आया कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये है कि लव मैरिज में हम वो पर्सन को एक तरीके से जानते और समझते तो हैं, लेकिन अभी मेरा जो 30 साल पुराना वाला प्यार है, अभी तो वो लोग आपस में रहते भी हैं कुछ टाइम पीरियड, लिव रिलेशनशिप, ये सब भी अभी सोसाइटी में कॉमन है। बट हम जैसे जब तब हमारा कॉलेज अफेयर वगैरह का अगर एक्सपीरियंस सुना हो, तो हम 2-3 घंटे पिक्चर गए या कॉलेज का टाइम पीरियड, तो उसमें वो पर्सन की ओरिजिनल पर्सनालिटी तो इतनी सामने नहीं आती है। हम तैयार रहते हैं और अच्छे से ही बातचीत करेंगे जब दो को ही बातचीत करनी है, और बनाना रूठना बनाना सब चलता है। बट जब हम मैरिज करके एक्चुअली आते हैं दूसरे के, फॉरेनर हम होते हैं उसके घर में, और एक तो सबसे बड़ा ये एक रहता है रिस्ट्रिक्शन की ये तो लोग ने तो अपने मन से कर लिया, अब जो होंगे ये झेलेंगे देखेंगे। तो अरेंज मैरिज से थोड़ा ज्यादा हमको एडजस्टमेंट में स्ट्रगल होता है, अगर हमको पूरी फैमिली और रिलेशंस के साथ में ये चाहिए। हाँ, अगर अलग चाहिए तो ठीक है, फिर तो वो लड़के और लड़की के बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। और अरेंज मैरिज में एक प्लस पॉइंट ये भी है और ड्रॉबैक भी है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर फैमिली ये सपोर्ट करे कि ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम स्पेंड करने दे आपस में, वो घूमे फिरे, घूमे फिरे ज्यादा, और एक दूसरे को समझें, बिकॉज वो दोनों ही आपस में एकदम फॉरेनर होते हैं। यहाँ तो हम फैमिली के लिए फॉरेनर होते हैं, बट ये दोनों रिश्ते भी आपस में फॉरेनर होते हैं। और अभी इतना एडवांस लेवल पे आकर भी मैंने देखा है कि लड़कियां इतनी ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाती हैं, और कभी कभी लड़के भी इतने ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो अरेंज मैरिज में मुझे लगता है कि फैमिली का, स्पेशली उसकी मम्मी का, जैसे लड़के के घर में ही हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से वो लड़की चाहती है, तो उसकी मम्मी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ये होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि बजाय रिश्तेदारों के वहां जाएं, और जो नॉर्मल फॉर्मेलिटी से बेटर है कि दोनों ही बेटा बहू आपस में जितना हो सके ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, एक दूसरे को समझें, एटलीस्ट 6 मंथ टू अ ईयर, और उसके बाद में ही वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। बाकी दोनों ही रिलेशन में, आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, ये सब जरूरी है। और एज अ फीमेल मुझे लगता भी है, जैसे अपने भी एक्सपीरियंस के हिसाब से सुनाओ या किसी भी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ज्यादा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज फीमेल को समझकर ही मतलब उसे ही करना पड़ता तो है, पर उसको वो एज अ बर्डन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एज अ फीमेल आजकल मतलब ये भी है कि फेमिनिज्म 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 का मतलब ये हो गया कि आप नौकरी कर रहे हो, अच्छा एजुकेशन तो जरूरी है, ये हर हर दौर में एजुकेशन होना ही था, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, एजुकेशन की बात नहीं है। लेकिन फेमिनिज्म का मैं अब समझती हूँ कि एक गलत मतलब लिया जाता है कि भाई ये पढ़ लिख रही है, ये जॉब कर रही है, तो वो किसी की सुनेगी नहीं, वो कुछ एडजस्टमेंट करेगी नहीं। जबकि फीमेल का मुझे लगता है कि सबसे पहला ही नेचर है कि वो नर्सिंग है। सो ओवरऑल, तो ओवरऑल समझने की बात ये कि ये दोनों चीजों में, कैडबरी हो या कंदे पोहे, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फेमिनिज्म बहुत आता ही है, बस नरेटिव्स थोड़े चेंज होते हैं। भाई तूने तो देख के शादी करके लाई है, अब तेरी जिम्मेदारी है। यहाँ लड़का हाँ बोलता है आपने मुझे शादी करके दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है। सो हम बस एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोपते। डाल रहे हैं। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस दिया थैंक जी, यू। हाय, यू वांट टू शेयर समथिंग? अरेंज मैरिज, लव मैरिज, यू जस्ट एंटर्ड। I just joined, so I'll. या यू टेक, यू कैन टेक। निकिता जी, मिलिन, मिलिन सर, आप सोसाइटी में इतने एक्टिव है, बोलिए आप भी, अनम्यूट कीजिए। यस। थैंक यू सो मच। पहले तो मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था कि भाई ये जो मीटिंग है कि रिस्ट्रिक्टेड है क्या,
तो मुझे उसमें कोई जवाब नहीं मिला। एक्चुअली मैंने तो अभी जूम लिंक पे देखा वो और ज्वाइन कर लिया, तो पहले तो मैंने प्रायर परमिशन नहीं ली, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, इट इज ओपन फॉर ऑल, हम हर बार बोलते हैं, इट इज नॉट ओनली हाँ, फॉर इंडिया, नॉट ओनली फॉर लेडीज, जेंट्स, एवरीवन, बियॉन्ड वाम। बट थैंक यू सो चलो बहुत मच। अच्छा है। चलो बहुत अच्छा है कि ये चर्चा हो रही है, ओपन माइंडली हो रही है, और जो अभी समाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो आपने नाम भी, टाइटल भी जो चुना है, कांदे पोहे एंड कैडबरी, इट इज रिअली क्रांतिकारक आहे ते. म्हणजे आजच्या समाजाची ती आवश्यकता आहे. आणि मी तर म्हणेन की हे दोन भाग ज्या पद्धतीनं म्हणजे समाजाच्या दोन जनरेशनला विभाजित करत आहे किंवा विचारसरणीला विभाजित करत आहे. पहिलेची काळाची स्थिती आणि आज पुरोगामी विचारसरणीमध्ये प्रत्येकाच्या उपवर उपवधूंची जे काही विचार करण्याची क्षमता आहे किंवा विचारसरणी आहे, तर या दोन्हीचं जर कॉम्बिनेशन होऊ शकलं तर खूप चांगलं होईल. म्हणजे कसं की पहिलेच्या काळामध्ये फक्त मुलींना पाहिल्यानंतर मुलांकडच्यांनी होकार देणं आणि मग अर्थातच असं अपेक्षित धरणं की मुलीकडची ऑफर आलेली आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे सर्व काही उत्तर देणं हे मुलांच्या हाती आहे, आणि मुलांनी जर होकार दिलं तर त्यांना स्वीकारणं हा अविभाज्य भाग होता एक प्रकारचा. म्हणजे एक 80-90% मध्ये तरी. खरंच आहे. आणि आताच्या याच्यामध्ये एक त्याच्यामध्ये ट्रेंड असा झाला की जरी ऑफर मुलांनी दिली, काही ठिकाणी आता हे पण चालू झालं आहे, मुलींनी जरी ऑफर दिली तरी पण मुलींना ते किंवा मुलींच्या घरच्यांना ते स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे की आम्ही भले दाखवण्याचा कार्यक्रम अरेंज केला कांदे पोह्याचा, तरी जोपर्यंत एक समाधान होत नाही किंवा त्याच्या मुलाकडच्या दोघांनाही, मुलाकडच्याला असेल तर मुलीकडच्यांना किंवा मुलीकडचे असेल तर मुलाकडच्यांना, जोपर्यंत त्यांना त्या समोरच्या पार्टीची म्हणाल की त्याचे कंप्लीट जे काही मेरिट्स आहे ते कळत नाही, तोपर्यंत डिसिजन घेतल्या जात नाही किंवा तो दोन्हीकडे डिसिजन घेण्याचा अधिकार जो आहे अबाधित आहे. माझं असं म्हणणं आहे की या कांद्या पोह्याच्या प्रोसेसमधून जर मुलींना पहिले जसं फातिमाजींनी म्हटलं की बा त्यांना एक लॉंग टर्म पर्यंत भेट घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे, बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे. पण आपल्या समाजाचा जर विचार करता, ऐकू येतं ना मी बोलतोय ते? अगदी येत आहे, खूप व्यवस्थित. आपल्या समाजाचा विचार करता आपण तेवढे ऑर्थोडॉक्स नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण असा कार्यक्रम अरेंज करतो त्यावेळेला मुलींना एकमेकाचे विचार जाणून घेण्याची परंपरा आता चालू पण झालेली आहे तशी पद्धत. मेळाव्यातून पण त्यामध्ये अजून पण ती प्रायर सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये आहे. आणि त्यात ती जर इन्सिक्युरिटी पण आहे, इन्सिक्युरिटी पण आहे, त्यात थोडी इन्सिक्युरिटी आहे. जे समाजाचे प्रौढ म्हणा किंवा जसं फॅमिली मधले लोक, अरे नको जास्त दोघांनी भेटायचं नाही, लग्न तुटलं तर, सो फिअर ऑफ मध्ये, एन्झायटी मध्ये. बरोबर. ऍज अ पेरेंट व्हेन आय स्टार्टेड थिंकिंग की वाय नॉट, इफ जर लग्न तुटणारच असेल तर पहिलेच का नाही, मग तिथे कॉम्प्रोमाइज कशाला जायचं, का आपण त्या इनसिक्युरिटी मध्ये जायचं. सो आई थिंक हम पेरेंट ने पहले समझना बहुत जरूरी है इस यहाँ पे. तो आज का प्लेटफॉर्म मुझे लगता है हम पेरेंट्स ज्यादा यहाँ पे समझे उस चीज को. पेरेंटिंग फॉर पेरेंट्स, करेक्ट, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है. त्यांच्या डोक्यामध्ये हा विषय येणं. क्योंकि मैं थोड़ा अभी कुछ वीडियो गौरी ने निकाल के रखे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा जो ट्रेडिशनल थॉट नहीं, आज की जनरेशन जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, जेन अल्फा क्या सोचने वाली है, क्या सोच रही है. अगर हम सोचने भी, देखने भी जाएंगे तो रियली हमें चक्कर आ जाएगी.
मतलब जब हमने ये सोच देखना शुरू किया, सो हमारे थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड है। बट एक बेसिक लेवल पे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अब कैसे समझना है, वो लव मैरिज में जाना चाहते हैं, अरेंज मैरिज में जाना चाहते हैं, हम वो प्रोग्राम करते हैं, मेड़ावे, हमारे आर्य विश्व में बहुत मेड़ावे वगैरह होते हैं, मिलना जुलना होता है, बट लड़का लड़की एक ही बोलते हैं, मुझे 2-4 बार तो मिलना है, एंड देयर वी स्टॉप। अब थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहे हैं। सो डू नॉट गो इन हरी, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। सो आई थिंक एंड वी विल शो वन वीडियो बिफोर दैट। ये वीडियो चालू होने के पहले ना मुझे एक बात कहनी है। अभी हम लोगों का नजरिया जिस तरीके से अपना डिस्कशन हुआ है, तो अपने माइंड में कुछ चीजें चालू हो जाती है कि इस तरीके से होगा। इन सभी चीजों को साइड में रख के इस वीडियो को जैसा है वैसे उसको समझो, क्योंकि जो आगे की जो वीडियोज है बिल्कुल उसके अपोजिट है। एक वीडियो है जो अपने जनरेशन के हिसाब से आपको बताएंगी, और दूसरा वीडियो है जो अभी के जनरेशन के आपके हिसाब से बताएंगे। तब जाके हम डिस्कशन करेंगे क्यों इतना डिफरेंस आया। Yes. गौरी काय झालं ताई? मी म्यूट वर बोलत आहे. ओके, शेअर करते व्हिडिओ. तुमच्याकडूनच करा ते, माझ्याकडून ते कोणतं होणार घ्यायचं नाही. पहिले? गुरुदेवचं. हा? गुरुदेवजींचं आहे ना. अच्छा अच्छा. एक मिनिट. हे शेअरिंग होते तोपर्यंत आपण साडेपाचचं डिस्कशन करूयात. आता आपण ज्या अरेंज मॅरेज मध्ये जी लाईफ जास्तीत जास्त म्हणजे जितकं सध्यापर्यंतच जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्या समाजात तरी असं आहे की आपल्या लाईफ मध्ये 80% तरी आपण अरेंज मॅरेज मधून आलेलो. 20% मुलं मुली आता लव्ह मॅरेज मध्ये आलेले आहेत. आधीच्या लव्ह मॅरेजच्या फॅमिलीजनी खूप सारं सफर केलेलं आहे त्याच्यातून. पण असं जरुरी नाही की फक्त लव्ह मॅरेज वाल्यांनी सफर केलंय, अरेंज मॅरेज वाल्यांनी सुद्धा काही मुलांनी सफर केलाय, काही मुलींनी सफर केलेलं आहे. तर आपण एक छोटीशी व्हिडिओ पाहूयात आधी, मग पुढचं बोलूयात. इज इट विजिबल? सर्वांना दिसतंय का? So this आवाज whole येत आहे? debate about is arranged marriage better or meeting in the local bar is better? Well, फुल स्क्रीन करा ते. if a 18-20-year-old man or woman, young man or गौरी, young आवाज येत woman आहे? want to marry, येतोय, फक्त कमी येतोय आणि फुल स्क्रीन करा. their contact is just there. Within those 10 people that they know in their life, one guy or one girl you marry, within 3 months you will know. But in most countries, there is a law, at least 2 years you must suffer. म्यूट झाला ताई तुमच्याकडनं. At least 2 years you must suffer. Then only you can divorce. Most nations have this. Well, many religions have fixed it that divorce is completely wrong. You cannot divorce. But where such religions are practiced, there the divorce rate is highest. So,
God's dictates are not able to stop the breakups. Law is not able to stop the breakups. You need to understand this. When parents organize, I'm asking you a basic question. Do you believe their judgment may not be the best, but parents have the best interest of yours. But if you have matured beyond them, that's a different thing. You can make your own decisions. But arranged marriage is a wrong terminology. All marriages are arranged. By whom is the only question. I think it's best it's arranged by people who are most concerned about your well-being, who have a larger reach of… because you can't find the best man or the best woman in the world because we don't know where the hell they are. With limited contact that we have, what is the reasonable good thing we can put together? That's all it is. When parents are the basis of your organization, it's little better because they will think little long term. You just like the way she is dressed and you want to get married today. Well, tomorrow morning you will realize you don't want to have anything to do with her. So, because when you're 18, 20, due to various compulsions or peer pressure or something, you may take decisions which will not last a lifetime. Or sometimes you really hit it off with somebody and it may work out, that's another matter. So, arrangements. Everything is an arrangement, please understand this. You may think so many things. It is arranged by your emotion, or your greed, or your loved ones. It is arranged by somebody, isn't it? Or something. It is an arrangement. How you arrange it? Well, it's your choice. I'm not saying this is the way or that is the way, but whichever way you do it, please conduct it responsibly, joyfully. If they've been saying marriages are made in heaven, but you're cooking hell within you. Marriage is made in heaven. That's why a lot of people want to go there soon. Because it's made there, they want to go there and settle it. No. You need to understand, to fulfill your needs, physical, psychological, emotional, social and various other needs, you're coming together. If you always remember, to fulfill my needs, I'm with you, you will conduct this responsibly. Initially you're like that, after some time you think he or she needs you, then you will start acting wantonly. Then of course, ugliness will start in many different ways. So I think we will call audience only who want to just जस्टिफाई दिस इसके ऊपर एक जस्ट अपने थॉट्स रखना चाहते हैं. एनीवन? आकांक्षा, दिया जी? मैं दिया नहीं हूँ, आई एम दीपा. Sorry, Diya. Deepa, Deepa my ji. daughter has done something, I don't know, I'm not able to change it, so her name is Diya, I am Deepa. Yeah. So दीपा जी कैसे आप? all well. फिर से I grabbed you. Yeah, so I find these sessions very, very interesting. So most of the time I'm busy, so I miss it. But today I'm happy I'm here. So I was just watching that video where Sadhguru was saying that it's arranged by somebody or for some reason. So I totally agree with that. And actually I have a son and a daughter who have to get married. So like we are in the process of forcing and saying, oh, do it and that and this, and they are refusing. So that is the process which is going on at home right now. So it's like my husband and I, we had a love marriage many years back, 30-something years back. And my parents about 60 years back, they also had a love marriage. And so now my children are saying, what is this? My grandparents had a love marriage and then now you are telling me to get,
choosing a person for me. But I am not choosing and telling you that you have to get married to this person or that person. I'm telling you to pick. So I am just getting the proposals for you, and you're free to choose. But as Sadhguru says, it has to be arranged somewhere by somebody, or if not me, it's somebody, maybe their friend, or maybe through a dating app, or maybe a marriage app platform. The basic idea is that it has to be arranged by somebody. So that actually gave me a lot of relief, because I didn't think of it in that way. So today I have one new argument to have with my kids. So I'm very happy about it. So adding to the Sadhguru, that what I believe, because I give marriage counseling also. So what I found, after marriage and before marriage, there is a difference. While accepting groom and bride, right? When bride, then after engagement, everyone sees good things. They focus on good things only. वाह, मेरी बहू ये बहुत अच्छा कुक करती है, मतलब 10 लोगों को हम अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है ये ज्यादा बढ़ाकर बताने में इंटरेस्ट होता है, राइट? वैसे ही दामाद, मेरा दामाद कितना अच्छा है ये बताने में हमारा टाइम एंजॉय करते, वी एंजॉय. बट आफ्टर मैरिज वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्मॉल स्मॉल चीजें ऑल्सो. बहुत छोटी छोटी चीजों में भी हम राइट और रॉन्ग के माध्यम से जजमेंटल होते हुए हाईलाइट करना शुरू करते हैं. सिंपल. और वहां पे कंपटीशन जहां पे आ जाती है सास बहू की या किसी और की भी, जैसे अगर ब्राइड की मदर या फादर कोई भी अगर उस रिलेशन के अंदर कंपटीशन में आ जाता है, प्रॉब्लम वहां शुरू होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है. एंड गिविंग स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है. आपस में जब वो दोनों बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं. मैं बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, लेकिन जब कुकिंग स्टार्ट होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बाद में आता है. तो आई थिंक ट्रांसपेरेंट. देन बियॉन्ड दैट, रिलेशनशिप्स के पहले रिलेशनशिप्स थी, क्यों ब्रेकअप हुई, मुझे लाइफ या मैरिज से मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है. एंड देन द अंडरस्टैंडिंग मैरिज, और दो पर्सन, मेल एंड फीमेल, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, उनके साथ में आने के कुछ पर्पसेस है. दोनों के इक्वल अगर एक लेवल पे आते हैं तो दे आर अलाइंड. जहां पे दोनों के डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, वहां पे उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. एंड वी डू नॉट डिस्कस सेक्स लाइफ, या कोई ट्रेनिंग या उनको कोई समझाता नहीं है. एंड दैट गिव्स यू बैड एनर्जी इन देयर लाइफ. जो आईवीएफ वगैरह इतने निकले हैं, बिकॉज ऑफ दैट नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग और टीचिंग. सो दिस इज माय लर्निंग, जो अभी सदगुरु बताना चाह रहे थे. एवरीबडी वांट टू गो इन क्या, हेवन. सबको हेवन में जाना है, सबको हेवन पसंद है, लेकिन उसको हेवन बनाने की, मतलब स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये हम समझने की कोशिश करते हैं तो एनीवन वांट टू शेयर? उसके बाद हम दूसरे वीडियो पे जाएंगे. ये आकांक्षा. Hello. Am I visible and audible? Yeah. Very. Hi, everyone. So, Hello. a very different generation from the overall people who are there. तो मेरा व्यू पॉइंट भी बहुत डिफरेंट है. सदगुरु इज राइट. आई मीन जो भी उनका पर्सपेक्टिव था, बट व्हाट आई फील इज kids are moving towards love marriage because they have seen arranged marriage not successful, just compromise. अपने पेरेंट्स, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, नेबरहुड, they find that, and वो उनके दिमाग में आता जाता है कि
they are just compromising to stay with each other. There's no love in this marriage, there's no companionship in this marriage, and this haunt them कि भाई मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, मुझे लव मैरिज करनी है. बट एक्चुअली वो भी जो कर रहे हैं ना, वो भी लव मैरिज नहीं है. व्हाट दे आर डूइंग इज, जो सदगुरु ने बोला somebody is arranging, yes, अरेंज मैरिज जब वो देख रहे हैं कि जब पेरेंट्स अरेंज कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी. माय elder sister, my cousins, my mossy auntie, and they are also not happy. They are just compromising and adjusting and staying with each other. Then they are like, ये responsibility हम लेते हैं, we'll find a life partner for us. They are also looking around for a life partner to arrange marriage for themselves. They are not falling in love these days. That's the reason love marriages are falling out, because वो सिर्फ बताना चाहते हैं कि आपसे बेटर पार्टनर हम ढूंढेंगे, एंड उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके क्राइटेरियाज आर मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक. By the time they realize that they need more than the materialist thing, that is an eye opener. फिर वो सक्सेस स्टोरी सब चला जाता है. सो द जो भी लव मैरिजेस होती है उसमें से एक्चुअल लव का परसेंटेज इज वेरी लो. दे जस्ट वांट टू प्रूव के हाँ, जो सदगुरु ने बोला कि somebody is dressed well today, I like and I want to get married to her. That is what love marriages have become. The whole concept has diluted. That is what my point of view. ब्यूटीफुली ये have एंड जैसे तुमने अभी लेटेस्ट जो अभी अपकमिंग जनरेशन है, I think they are very logical. They think and they also want to live their life. Only thing is there, right? And Akanksha, congratulations for your completing PhD. You are doing really great things. Thank you so much. Thank you so much, Aunty. So, and even you are justifying your time for your family, your husband, and you are giving time. Again, we are saying same thing, justifying. देखो कितनी अच्छी बहू है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, पति को भी संभालती है. Then what exactly we want from marriage? लड़कियां बोलती है कि हम मैरिज क्यों करें, हम तो अकेले भी मस्त रहते हैं. So these are the narratives and upcoming जो जनरेशन है. So can any parent can share some thoughts? Yes. हाँ लता जी, yes, बोलिए. आवाज येत नाहीये. तुम्ही थोडं जवळून बोलता का? ठीक आहे. आता हाँ आता बेटर है. नहीं येत आवाज, नाही येत. कोणी आहे घरी? तुम्ही म्यूट केलाय आता. म्यूट काढा. हा त्यांचा व्हिडिओ बंद करू का, म्हणजे आवाज येईल. येस आता बोला. नमस्कार. हा आता आवाज येत आहे. नमस्कार. मी 71 वर्षाची आहे. आमच्या लग्नाला 47 वर्ष झालेली आहे. पुलाखालून बरचसं पाणी गेलेलं आहे. तुम्ही आता जे म्हणालात की पॅरेंट्स पैकी कुणी बोलू शकेल, म्हणून मग मी थोडंसं शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो. असं म्हणतात की कालच कुसुमाग्रजांचा वाढदिवस झाला, जो महाराष्ट्र गौरव दिन आहे. तर त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की प्रेम करावं असं भिल्लिणीसारखं भाल्यावरच्या टोकावर खोचून, जे भूमीमध्ये जातंय पण आभाळालाही भिडतंय. असं प्रेम करता करता इकडे कुमार विश्वास काय म्हणतो की प्रेम करता करता आजकालचे लव्ह मॅरेज, आता लव्ह होतं, आता शेअरिंग मध्ये ते काय म्हणतात त्याला बरं, दोघ जण असेच विदाऊट लग्न राहतात, लिव्हिंग आणि रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप मध्ये राहतात, आणि एका फ्रीज मध्ये अनेक तुकड्यात हे झालेलं तिचं हे मिळतं.
किंवा तुमच्या त्या तंदूर याच्यामध्ये ती फेकल्या जाते. मग हे असं जर प्रेमाचं किंवा लग्नाचं जर पर्यवसान असेल तर मग त्याला थोडीशी बाजू अशी आहे की मुलांना आणि मुलींना दोघांनाही पॅरेंट्सने असं शिक्षण द्यायला पाहिजे की हो किंवा नाही म्हणायचा ठाम विश्वास पाहिजे. पुढचे जे काय आपल्याला परिणाम भोगायचे आहेत किंवा परिणाम येणार आहेत त्याची समज योग्य प्रकारे आली पाहिजे. शिक्षण, ग्रॅज्युएशन, तुमच्या डिग्री हे सगळं तुमच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे, पण हे खरं शिक्षण नाही. मुलांमध्ये आपण शहाणीव म्हणजे निर्माण केली पाहिजे. त्यांना जाणीव झालं पाहिजे की खरं काय आहे, खोटं काय आहे. सहनशील व्हा असं म्हणत नाहीत आपण, पण पेशन्स ठेवून पुढची वाट पाहून आलेला काळ नेहमी आपण असं म्हणतोच ना की जो काळ आहे तो काही स्थिर राहत नसतो, तो नेहमी त्याला बदलतो. या सर्व गोष्टींची जाणीव ठेवून आपलं जे रिलेशन आहे ते डेव्हलप सुद्धा आपणच करू शकतो, डिस्ट्रॉय सुद्धा आपणच करू शकतो आणि फुलवू सुद्धा आपणच. थँक्यू. खूप छान, खूप सुंदर बोलल्या, खूप सुंदर. अतिशय काही मार्मिक होतं. अनुभवाचे बोल. नाही, पण अनुभवापेक्षा देखील त्यांनी जो सल्ला दिला आताच्या पिढीला ना तो खूप जास्त गरजेचा आहे, समजणं गरजेचं आहे. आहे कॉम्प्रोमाइज कबूल आहे ऍडजस्टमेंट कबूल आहे, पण ऍडजस्टमेंट कुठंपर्यंत करावी आणि कुठं नाही त्यासाठी ठामपणे उभं राहावं. ह्या विषयी जे त्यांनी सांगितलंय ते मत खरोखर खूप छान. त्यासाठी वयाचं बंधन नाही सांगितलं त्यांनी, किंवा मुलांनी केलं पाहिजे किंवा मुलींनी केलं पाहिजे हेही नाही सांगितलं. खूप छान लता. आता यांनी एक शब्द वापरला रिलेशनशिप, तर मला वाटते गौरी आपण त्या व्हिडिओला दाखवू शकतो. हो नक्की. सो आय विल ट्राय टू. आवाज येत होता ना म्हणजे मी जेव्हा शेअर. हो हो व्यवस्थित. दोन्ही दाखवून द्या एका पाठोपाठ. न्यू जेन ना. दिसतंय? हो येत आहे. हा. Dating trends among Gen Zs have evolved over time. Situationship, benching, soft launching, and now textationship. I'm going to tell you all about these new trends in next 30 seconds. In a textationship, Gen Z members are involved with someone who is available for text conversation, but not for in-person meetings. Textationship is a kind of romance that begins online and will probably continue there forever. There's no let's meet up in person in this kind of relationship. Meanwhile, a situationship is a romantic relationship that is and remains undefined. A situationship is that space between a committed relationship and something that is more than friendship. Talking about benching, benching is a situation when someone is not exactly interested in dating you, but at the same time, the person does not even want to let you go. Soft launching is often described as a means of announcing that there's someone special in your life while keeping the person's identity a secret. What do you think about these new Gen Z dating trends? Do let us know in the comments down below and do follow Jagran English for more such news and updates. माहिती सगळ्यांच्या डोक्यावरून गेलं असेल, कारण जब मैंने ये सुना तो आई वॉज लाइक दैट येस नाउ आई गॉट टू नो न्यू थिंग सो दैट माय पेरेंटिंग विल बी इजी. आई नीड टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल. करियर काउंसलिंग देते वक्त ये चीजें भी समझ में आ रही है कि जेन जी क्या सोचती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट traumas are there, career disturbance are there, and parents are there. So now I want to understand who knows these things. ह्याच्याविषयी पुढे सांगताना ना पहिल्या सगळ्यात पहिले मला सगळ्यांना हे सांगायचे की जेनझी म्हणजे काय. जनरेशन हिंदी में बोलना थोड़ा, मेरी फ्रेंड्स जनरेशन जेड. अभी जो जितनी भी जनरेशन है उनको एक्स वाई जेड अल्फा ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. हम इतने सालों से जीते आए लेकिन पता नहीं था कि ये भी जनरेशन होती है. अब जेनजी यानी 1992 210 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है वो सभी जेनजी, और अबाउट 210 वो जेन अल्फा. तो सबकी अपनी अपनी कंसेप्ट है. अभी बदलते जितने भी
चेंजेस हो चुके हैं अपने साइंटिफिक इसमें। उसके साथ साथ बच्चों की सोच में भी असर होता चला गया। जैसे अपने साथ कैलकुलेटर के बाद मोबाइल मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ये सब जैसी चीजें एडवांस होती चली गई, तो लोगों की बच्चों की भी सोच धीरे धीरे एडवांस होती चली गई। हम लोगों के लिए कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा दिमाग के ऊपर से जाने वाली चीजें, जो वीडियो हमने देखा अभी देखने के बाद कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा कि इसने 30 सेकंड में बताया क्या है। तो पहले मैं वो कुछ इसमें सेकंड्स में बताना चाहूंगी। ये जो सभी रिलेशंस है, अभी तक हमने लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज के बारे में बोला, लेकिन लव मैरिज में भी टाइप्स है। अभी के जमाने में ये बच्चों के लिए टाइप्स बन गए। लिव इन रिलेशनशिप अभी तक तो पता चल गया था लोगों को कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की शादी के पहले से साथ में रहते हैं, अच्छा लगा तो शादी करते हैं, नहीं लगा तो पहले ही अलग हो जाते हैं। लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप में बाकी की भी रिलेशंस की तभी टाइप्स आ चुके हैं, जिसमें उस लड़के ने बताया घोस्टिंग, बेंचिंग, हार्ड लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च। तो ये सब क्या है? अभी देखो, जब भी कोई लड़का लड़की की शादी तय होती है, एंगेजमेंट होती है, तो तुरंत फेसबुक में आ जाता है एंगेज्ड। तो समझ में आ जाती है कि हाँ एंगेजमेंट हो चुकी है या इस लड़की के साथ हो चुकी है, यानी उसने पूरी दुनिया के सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है, मैं एंगेज हूँ। इसको कहते हैं, इनके लैंग्वेज में, जेनजी के लैंग्वेज में कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च। बहुत सारे लड़के होते हैं या लड़कियां होती है जिनका किसी न किसी के साथ रिलेशन होता है, प्यार होता है, लेकिन इतना छुपा के रखते हैं, इतना छुपा के बता रहते हैं कि शायद उनके भाई बहनों को भी नहीं पता रहता है, ना माता पिता को पता रहता है, ना किसी की दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता रहता। उन उस रिलेशन को इनके लैंग्वेज में कहते हैं हार्ड लॉन्च। अभी थर्ड है बेंचिंग एंड घोस्टिंग। एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, बहुत दिनों से साथ में रह रहे हैं, या साथ में उन दोनों का है कि हाँ मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी जी लूंगा, मैं तुझे इतना प्यार करूंगा, मैं तुझे इतना खुश रखूंगा, सब कुछ प्रोमिस हो चुके हैं, सब कुछ हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उस लड़की की जिंदगी में और उस लड़के की जिंदगी में, उसको लगता है कि इससे बेटर मुझे कोई और मिल गया है, तो मैं उसके पास चला जाऊंगा या मैं उसके पास चली जाऊंगी। उसको कहते हैं घोस्टिंग, यानी उसने पहले रिलेशन को छोड़ दिया, वो चला गया, उसने कम्युनिकेशन, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते। पहले वो लड़का या लड़की पहले अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्टॉप कर देते। ये तैयार भी नहीं रहते बताने के लिए कि मैं तुझसे अब प्यार नहीं करता, मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं जी सकता। ये बताने के लिए तैयार नहीं रहते, वो पहले बाहर में दूसरा पार्टनर ढूंढने लग जाते। उसको कहते हैं घोस्टिंग। एंड बेंचिंग में छोड़ के चले जाना दूसरे के पास, और बाद में डिक्लेयर कर देना हाँ मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मैं इस पर्सन के साथ हूँ। वो उसको कहते हैं बेंचिंग। सब कुछ तो वही हो रहा है, लेकिन जेंजी इन सभी रिलेशंस को नाम दे रहा है। ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बताए, ऐसे 15 रिलेशनशिप टाइप्स है इन लोगों के, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये तो सिर्फ टाइप्स है, लेकिन इन सब के असर भी होते हैं, बहुत गंदे असर होते हैं, जिसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले इसके ऊपर हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं। Yes, you can unmute or you can raise hand. मैं बोलूं कुछ? Yes, yes, Fatima. अच्छा, ये अभी जेनजी, शायद ना जेनजी बोला आपने, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारा जो भी काल है, अगर हम अपनी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तो जब भी वो आधुनिकता की तरफ, मतलब बहुत ही एडवांस स्टेज की तरफ जाता है, तो ये सारी चीजें तब भी हो चुकी है। हाँ, लाइक पहले भी गंधर्व विवाह थे, गुप्त विवाह थे, कई विवाह सिर्फ वंश चलाने के लिए होता था, कई विवाह सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से होता था। लाइक कोई मुगल हैं, जैसे अकबर और जोधाबाई का विवाह हम बोल ले, तो वो राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है सिस्टम कि ये अभी हमारे पास नया नया है, वैसे जैसे हर बोलते ना कि एक दशक, तो हर 10 साल बाद वही चीजें रिपीट होती है। बस ये उसका प्रकृति का लैंग्वेज बदल गया। हाँ, लैंग्वेजेस बदलते हैं, जैसे अब वेस्टर्न है तो उन्होंने एक नाम दे दिया, लॉन्चिंग, ये वो सब, ये हर सिस्टम में है। या हम तो अभी रिलेशनशिप्स किस में देखते हैं, कई बार तो आपस में ही दो बहनें हैं, एक बहन जो है वो कैपेबल नहीं थी बच्चा पैदा करने की, तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसने गुप्त विवाह कर लिया, जो कि काफी टाइम के बाद में ओपन अप हुआ। तो पहले थोड़ा शायद सोसाइटी भी, दैट इज ऑल थिंग्स आर मैन मेड,
हम तो सीधा यूनिवर्सल लॉ एंड मैन मेड लॉ, तो ये सब कुछ हमारा मैन मेड सिस्टम का ही है। तो सोच या हम ये जो सिस्टम ये सब के ऊपर जैसे बहस करने से बेटर, मैं यहाँ पे मतलब गुस्ताखी की माफी चाहूंगी अगर कुछ और बोल रही हूँ तो, नहीं अगर नहीं, हम यू आर ये राइट। समझें, हाँ, अगर हम ये समझें कि ये सारी चीजों की गड़बड़ इस वजह से हो रही ना, कि हमारी सोसाइटी ने एजुकेशन पैटर्न को ऐसा रखा है कि शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और दूसरी बात, जैसे कि हम ये बोलते हैं जो हम थेरेपीज में है कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे ब्लाइंडली मत करो कि हम मुझे बच्चा पैदा करना है। या शादी को भी लोग मोस्टली अभी भी मुझे लग रहा है कि 90% जो शादियां हैं वो एक वंशावली को बढ़ाने के ध्येय से की जाती है, एक अच्छा हमारा वंश का बढ़े। तो क्या आज की जनरेशन को जब हम इतना ज्यादा एजुकेशन दे रहे हैं, अब ये बाउंड्रीज नहीं है कि लड़की है तो वो दूर जाके कैसे पढ़े, लड़का है तो ये कहीं पर भी जाके पढ़े, एजुकेट हो। अच्छा, तो एजुकेशन का मतलब भी हमारे समझ में गलत है कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मतलब अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी और फ्यूचर इज गुड। एजुकेशन का मतलब भी गलत है। और मेरे हिसाब से मैरिज करने से पहले भी एजुकेशन सिस्टम में तो वो शायद प्रणाली आए या नहीं आए, एक बार वो इस चीज को समझ ले कि शादी का मतलब क्या है, तो इन फ्यूचर में उन्हें निभाने में इस रिश्ते को और ज्यादा मेच्योरिटी आएगी। बाकी ये सारी चीजें तो जैसे अब सैरोगेसी हम अभी बोल रहे हैं, बट ये हमने महाभारत काल में भी देखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी तभी हुए थे, सैरोगेसी भी तभी हुआ था। और ये हिस्ट्री में है कि जो ओरिजिनल मम्मीज होती थी वो अपने बच्चों को उतना, क्योंकि वो राजा बनने वाला है तो उसको अच्छी धाय माय का दूध पिलाया जाता था ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। मदर की फीडिंग भी नहीं होती थी। तो इतना ज्यादा, तो जैसे जैसे एजुकेशन और जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग एक काल में अपने ग्रिप पे आता है, ऊपर आता है, आधुनिकता की तरफ आता है, तो ये सारी चीजें भी बार बार उनमें होती है। जैसे कल को हम भी इतिहास बनेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इन सारी चीजों को ही पढ़ेगी। तो हर एक चीज जो है हर दशक के बाद बदलती ही बदलती है। लेकिन जो सिस्टम है या मुद्दा है वो ये है कि भाई उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करे कि शादी का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए आप एक लड़की को यस। ला रहे हैं और लड़की कि मेरा जो खर्चा पानी है ये मेरा हस्बैंड करेगा, जो भी मेरे नखरे हैं वो उठाएगा, और जहां पर भी एक चीज में थोड़ा सा कमी हो गया तो दोनों धाड़ धूम धाम और अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है, शादी का असल में मतलब क्या है वो समझाना ज्यादा जरूरी। ट्रू ट्रू। आई थिंक वही है कि हमें दोनों को एक लेवल पे अलाइनमेंट में आना चाहिए थॉट प्रोसेस में, तभी हम एज अ पेरेंट बच्चों को समझ पाए और बच्चे हमें समझ पाए। तो मुझे लगता है हमें भी ये समझना जरूरी है। फातिमा जी, आपने बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दिया। आकांक्षा, यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके सो ये टर्मिनोलॉजीज तो मैंने बहुत सुने हुए हैं बिकॉज मैं मिलेनियल जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, जेनजी से जस्ट पहले वाला। एंड आई एम करेंटली वर्किंग विद जेनजी क्राउड्स एंड दे आर माय फ्रेंड्स। तो the reality check is they don't want to get into a relationship, a committed one. They don't want to get married. उनको वो शादी वाला जो कमिटमेंट है उससे डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। और उसके पीछे जो पुरानी जनरेशन से जनरेशन एक्स वाई मिलेनियल्स वो सब रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल आई वुड से। वाई? बिकॉज कभी भी बच्चों के सामने हम बोलते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, बट हर घर में हुआ है और उसका इम्पैक्ट धीरे 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 आके जो जेंजी के दिमाग पे अब जाके वो इतने ज्यादा ओपन अप हो गए हैं दैट वो शादी नहीं करना चाहते। और जितने भी ये रिलेशनशिप के टाइप्स है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू मैरिज। सिचुएशनशिप, दे आर नॉट श्योर। बेंचिंग, दे आर नॉट श्योर। सॉफ्ट लैंडिंग, दे आर नॉट श्योर। उनको श्योरिटी नहीं चाहिए। दे ओनली वांट मोमेंट्री पीस, मोमेंट्री लव, मोमेंट्री हार्मनी। द मोमेंट उनको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है या थोड़ी चिक चिक हुई है, दे जस्ट वांट टू लीव इट बिकॉज दे हैव सीन देयर पेरेंट्स, दे हैव सीन देयर नेबर्स, दे हैव सीन देयर रिलेटिव्स सफरिंग इन द रिलेशनशिप, जहाँ पे स्पेसिफिकली लड़कियां आजकल नहीं करना चाहती। दे आर मूविंग आउट बाय ओनली फॉर द रीजन, सदियों से जो अभी फातिमा जी ने बोला कि ये बहुत पुराने टाइम से देयर इज ऑलवेज एन एक्सप्लॉइटेशन एंड सेपरेशन ऑफ women in the name of anything. Women nowadays are more career oriented because they want to come out of this abusive marriage. उनको financially खुद को इतना stable करना है कि उन्हें जरूरत नहीं है किसी की। अब जब उन्हें जरूरत नहीं है, वो सेल्फ इतनी सस्टेन्ड है, तो why do they want to get into a marriage? Because marriage means compromise, adjustment.
और आज भी लड़कों की पेरेंटिंग वैसी ही होती है कि दे आर नॉट इवन मूविंग वन क्लास। मतलब कुछ है जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाद में, बट अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स है। कोई भी लड़का अगर अपने पेरेंट्स के सामने शादी के बाद काम करता है, आज भी उसकी मदर बोलती है मेरे साथ में मेरे बच्चे ने कभी मैंने काम नहीं करवाया, राइट? बट पेरेंट ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड, अब वो बच्चा नहीं है, अब वो किसी का हस्बैंड है, एंड ही हैज टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो लड़की आई है वो हाउस वाइफ नहीं आई है, शी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड ईयर्स, उसका करियर है, सब कुछ है। तो अभी लोगों में वो डर है, वो एक्चुअली बच्चों में डर है, एंड मेनी जेंजीज आर अंडर थेरेपीज। आई एम रियली लाइक दिस वाज अ आई ओपनर एंड अ शॉक फॉर मी। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव सीन अ रूइंड मैरिज, पेरेंट्स सेपरेटेड, नहीं भी सेपरेटेड तो साथ में भी वो हार्मनी नहीं है। They don't want to indulge, all are earning well, they are good, they are highly educated, they are advanced, उनके पास बहुत टेक्निक्स हैं और हर कोई अच्छा कर रहा है और करना चाह रहा है, and they are good, they can sustain themselves, उनको जरूरत नहीं है just to have additional burden, सुबह से शाम की चिक चिक उनको नहीं चाहिए। they are good into situationship, they are good into having temporary partners, they do not want to make a commitment. This is what I have understood from the Gen Z's point of view, so just sharing here. सुपर सुपर शेयरिंग। और गौरी और आकांक्षा, तुम लोगों ने ये मतलब रियली ये मेरे लिए भी थोड़ा सा अलग चीज था। एंड रियली इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी पेरेंट हियर। ममता जी, एक आप मैं इसमें क्या इनका मैं नाम भूल गई, आपसे पहले इन्होंने बताया, ये हमारी जो सबसे प्यारी और सबसे यंग एज की बच्ची हैं, अभी इन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए। तो जैसे मैंने भी बताया और आप भी ने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर चुके हैं, तो ये मतलब ये टॉपिक को मैं यहाँ पे ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगी, पर ये समझने की जरूरत है कि अब बच्चों को, मतलब वो 4-5 साल के भी होते ना, मैं देख रही हूँ जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हम 1.5-2 लाख उसकी फीस भर रहे, काफी हायर फीस भर रहे हैं उसमें। एंड हमें पता भी है कि वो एजुकेशन सिस्टम आज से 10 साल बाद चलने वाला नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है, स्कूल वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अगेन। तो ये इतना बड़ा एक माँ, मतलब माँ के कॉर्ड से, मदर के कॉर्ड से वो बच्चा कनेक्टेड रहता है लाइफ लॉन्ग, माँ रहे ना रहे। जैसे हम मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, वो मदर अर्थ हमको दिख नहीं रही है बट हम कनेक्टेड हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। अब दुनिया की सारी जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है या कोई भी पैथी है, वो अर्थिंग के ऊपर ज्यादा जोर डालती है। अर्थिंग इज मस्ट, आप चाहे किसी भी वे में करो, किसी भी यिंग यांग एनर्जी इज मस्ट। तो सिमिलरली आज अभी की भी जनरेशन या हमारी भी जनरेशन या पेरेंटिंग, हर एक चीज का मुद्दा यही है कि समझने की जरूरत है कि वो 4 साल का बच्चा जाके काउंसलर से सारी बातें डिस्कस करेगा, बट अपनी माँ से डिस्कस नहीं करेगा। और ऐसे स्कूल में भेजकर हम उसको अपना एक अगेन सोसाइटी लेवल मानते हैं कि मेरा बच्चा ये स्कूल में जा रहा है जहाँ उसे गाजर और ककड़ी टिफिन में मिल रही है, वो गाजर और ककड़ी मैं उसे घर में से टिफिन में या घर में नहीं खिला पाती हूँ। तो यहाँ हार किसकी है? ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप बाद में कीजिएगा, लेकिन समझने की जरूरत है कि हमें बार बार हर चीज में काउंसलर काउंसलर की जरूरत पड़ती ही क्यों है, कहाँ कमी रह गई है। एकदम मतलब ये आपने सही में, जो नॉर्थ से कनेक्टेड जो बच्चा है वो अपनी माँ से शेयर नहीं कर पा रहा है। इट्स रियली समझने मतलब की बात है ना, समझने की बात जिसके है। एक आंसू गिरने पर माँ मतलब मैं अगर माँ का बोलूं दिल दहल कि उठता है। मेरे, हाँ कि मतलब ठीक है शादी हुई है, वो जो कुछ भी बोल ले, यस। बाप शराबी है, माँ ऐसी है वगैरह, कुछ भी बोल ले, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि अगर हमारे बच्चे पर कोई ऐसे कुछ बोल दिया ना, कोई दूसरे ने, ये तो ऐसा ही है, फालतू है, कुछ भी कमेंट पास किया, तो एकदम ऐसे आग आग हो जाएगी उसको। तो माँ ऐसी काशी क्या जाने चीज है? लगे। हाँ, नहीं सुन के लेगा कोई भी। तो ऐसी कहाँ पे हमारी गलती हो गई इस दशक में कि वो माँ और बच्चे के बीच में, तो फादर का सेकेंड है क्योंकि उसका कार्मिक अलग रिलेशन है, बट माँ और बच्चे की वो कॉर्ड ही टूट गई। और एक मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि जो नर्सरी का बच्चा जाके काउंसलिंग करवा रहा है, पहली का बच्चा जाके, मतलब क्या जरूरत है काउंसलिंग की? करियर काउंसलिंग समझ में भी आती है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो मुझे समझ नहीं आता। जो मेरी तो समझ ये में भी आती है कि एक्सपोजर जो वीडियो जो पहले हमें इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, बुक्स भी बहुत लिमिटेड सेंस देख के, तो वो चीजें हमारे टाइम पे एक्सपोज नहीं थी। आज बच्चों के हाथ में है एंड दे कैन गो इनसाइड एनीवेयर एनीवेयर।
तो ये हाँ। चीजें स्कूल में भी समझ में आ रही है, बॉडी पार्ट्स, सेक्स पार्ट्स, ये सब समझाना पड़ रहा है नर्सरी के बच्चों को तक, क्योंकि वैसे बुलीज और वैसी चीजें आपस में बच्चों के साथ भी हो रही है. So I think हम्म। it's a different topic, but या coming back to the marriage again, and the end of the session में ये यहाँ पे एक यही समझना चाहूंगी कि यहाँ से हमें क्या एक्शंस लेना जरूरी है. एक बहुत छोटी छोटी वर्ड्स में अगर हर एक ने अपना एक इनपुट दिया तो दैट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन हियर. यहाँ से हमें आज क्या समझ में आया कि हाँ ये होना चाहिए, दैट्स इट. इट शुड बी जनरल, नॉट पर्सनल और एनीथिंग. यस. I would say that do what you preach. आप बच्चों को आप समझा नहीं सकते, वो देखेंगे और वही रेप्लिकेट करेंगे. तो घर में वो हार्मनी और लव का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट. देन ओनली दे अंडरस्टैंड के ये कनेक्शन क्या होता है. अभी द actual purpose of marriage and the concept of marriage is lost. करेक्ट. That's it. ट्रू. यस मिलिंद सर. बहुत ही सकारात्मक चर्चा इस डायस पे हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सारे व्यू, स्पेशली लता जी, फातिमा जी, शर्मा दीदी, आकांक्षा जी. तो ये सारों का मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि एक समाज में हर घर में एक एसओपी तय होना जरूरी है कि हम बच्चों के साथ में आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक विचारों के साथ क्या करना चाहिए, जिसको हम संस्कार बोल रहे थे, जो अभी शर्मा जी ने बोला, आकांक्षा दीदी ने बोला कि वो एक संस्कार, वो जो देख के हमको सीख रहे हैं वही तो संस्कार है ना. तो हमें अभी अपने आप के ऊपर क्वेश्चन उठाना जरूरी है. हमारा क्या रिट्रोस्पेक्शन जरूरी है हमारा कि एक्चुअल हम किस पायदान पे है. हर घर में ये जरूरी है माँ बाप को करना, तो ये सारी चीजें एकदम बराबर लाइन अप हो सकती है. थैंक यू सो मच. यस नीलिमा जी. माझा आवाज येतोय? येस येतोय. मला मंजुषा एक सांगायचं आहे, म्हणजे एक बोलायचं होतं. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा बदलाव म्हणजे स्वतःमध्ये बदल केला तर आपण नेक्स्ट पिढीला बऱ्याचपैकी समजू शकू. येस, पहिले आपण चेंज व्हायला तयार पाहिजे. ग्रेट पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू चेंज ट्रू. अकॉर्डिंग टू देअर माइंड. हा, अलाइनमेंट आहे, त्यांना समजून घेणे. त्यांना समजून घेऊन त्यांच्या भाषेमध्ये जर आपण त्यांना समजवायला चालू केलं तर बऱ्यापैकी सिच्युएशन आपण हँडल करू शकतो. येस. मिनल. तर बरेच पॉइंट सगळे सांगितले त्यांनी. कम्पॅटेबिलिटी, आजकालच्या मुलांना जे पाहिजे ते बघतात, पण तरी पण बरेच मॅरेज अनसक्सेसफुल असतात. त्याचं कारण की त्यांना कम्पॅटेबिलिटीचा अर्थच नाहीये कळत. आपण त्यांना तो त्यांच्या भाषेत समजवला तर मे बी चांगलं व्हायचे चान्सेस आहे. तर आपल्यात बदल करणं हे महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. सेट एन एक्झाम्पल. मिनल गोंडावा. ममता जी, Dr. Mamta is there. Maybe she's doing really great things in art and culture. Through this art and culture also we are providing ये टॉपिक भी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ. वो भी बहुत काम कर रही है इसके ऊपर. यस मनीषा. पवित्रा ताई आलेल्या आहेत. पवित्रा ताई, खूप खूप स्वागत आजच्या आमच्या या सेशन मध्ये. पवित्रा ताई. पवित्रा बासटवार ज्या आहेत आमच्या स्टेट बॉडीच्या पीएचडी मेंबर आहेत. येस, आणि खूप काही छान काम करते ती पण सोसायटीत. येस सुनील शुक्ला जी. हॅलो. येस पवित्रा बोल. हा थँक्यू ताई, थँक्यू. ताई, तुम्ही जॉईन करायच्या आधी आमचं खूप सारं डिस्कशन झालं. लव्ह मॅरेज, अरेंज मॅरेज, काही झालं. सॉरी
सब्जेक्ट खूप सुंदर होता, पण थोडं अडचण असल्यामुळे मी जॉईन नाही होऊ झाले. हरकत नाही, हरकत नाही. पण हम्म. आम्हाला तुमच्याकडनं 2 शब्द ऐकायला जरूर आवडेल. काय म्हटले? तुम्हाला या टॉपिक विषयी भले तुम्ही आमचं डिस्कशन नसेल ऐकलं, पण तुम्हाला जे वाटते तसे 2 शब्द तुम्हाला जे काही मत मांडायचं ते मांडाल, तर आम्हाला ऐकायला आवडेल. काय टॉपिक तर सध्या जागृतच समजा, सगळीकडे याच गोष्टीवर प्रश्न चालू आहेत आपल्या समाजामध्ये. आणि खूप महत्वाचं होतं या गोष्टीवर चर्चा करणं, की आपल्या या मीटिंग मधनं या गोष्टीवर चर्चा होते. छान वाटत आहे की आपल्या वामतर्फे या गोष्टीवर डिस्कशन होत आहे. धन्यवाद. आणि तुमची बरीचशी चर्चा झाली असेल. येस, सगळ्यात मेन पार्ट पॅरेंट्सचा आहे यात, असं माझं मत आहे. अगदी बरोबर. आणि पॅरेंट्स आणि संस्कार. अगदी त्याचवर आले होते, मिलिंद सरांनी पण तेच म्हटलं. हा हा येस, चालते, असते कंटिन्यू असू द्यात. या ममता कुछ बोलना चाहोगी? अनम्यूट करोगे? Yes, nice seeing such a wonderful session over here. And it's already I have been experiencing you, and you put me into a very good platform which has a different value system. Never we work on all these issues. And I would like to say that Manjusha has been doing all my educative work through her forum theater. So I have given all the responsibility. You can take such type of subject also in your forum theater, and you can show it on the visual form. Actually, sometimes what happens when we speak, even if after experiencing also, when we show it, it emotions comes out. That becomes more realistic. So let us work on that. I hope that will be better also. It's just a suggestion. And that's all. So I think we should, I always feel that through the act and all, these things can be sorted. The more we do, in earlier times, what happens, there were more of jatras, that type of doing in the village and all, because they were showcasing them and it was making them feel like it is a real thing. Today also, reading books has become not that much, like people are not reading books. It is easier to take up the mobile and see the things and get clarified. So Googles and various forms. But when this is shown in the form of visuals and in the form of actings and performances, I believe that because that through that also we can create more of awareness in the society, consciousness. That's what I can say. Thank you so much for coming on this platform. Thank you. Thank you, Fatima ji. Manisha, you want to बोलायचं थोडं? मनीषा पटगिलवार. Yes, Deepa ji. Okay. Anyone who want to share? Sandhya Pudutwar, thanks for coming here. Snehal, voice audio connected nahi hai Snehal. Satish Bhauji, Swati Katkamwar. Okay, thank you so much for coming. Gauri, मला आजच्या ह्या सेशनचं एंड करण्यापूर्वी ना तुम्हाला आता आपण इतकं सारं डिस्कशन केलं. आपण अरेंज मॅरेज पासून सुरू झालं आणि लव्ह मॅरेजचे इफेक्ट साईड इफेक्ट पर्यंत पोहोचलो. सगळ्या गोष्टीचे इफेक्ट आहेत, साईड इफेक्ट्स आहेत, सर्वच आहे. सर्वातच ऍडजस्टमेंट आहे, सर्वातच कॉम्प्रोमाइज आहे. ते लव्ह मॅरेज असो की अरेंज मॅरेज असो, आपली हिस्ट्री असो की आपली येणारं फ्युचर असो. पण ह्या सगळ्यातून आपण त्या गोष्टीला कसं घेतो, आपण त्या गोष्टींना किती जाणतो आणि आपल्या पार्टनरला किती आपण ओळखतो आणि सांभाळून घेतो, त्या गोष्टीवर आपली मॅरेज लाईफ डिपेंड करते. जसं आकांक्षाने सांगितलं, शी इज व्हेरी करेक्ट.
आताच्या पिढीने त्यांच्यासोबत त्यांच्या समोर घडलेल्या गोष्टीतूनच शिकले आहेत. त्यांना जे त्यांच्या घडताना दिसलं, जसं आता दीपाली ते दिया ताईच्या पण दीपा ताई, त्या ताईंनी जसं सांगितलं की त्यांचं स्वतःचं लव्ह मॅरेज आहे, त्यांच्या आई वडिलांचं लव्ह मॅरेज आहे, ते त्यांच्या मुलांनी पाहिलं. म्हणून ह्यांनी बर्डन नाही करू शकत असं नाही, किंवा ह्यांनी म्हणू नाही शकत असं नाही, पण त्यांनी ते पाहिलेलं. पण त्यांनी हे पण पाहिलेलं आहे की त्यांची लाईफ सक्सेसफुली कॅरी फॉरवर्ड झाली, त्यांच्या आजोबाजोबांची झाली आहे, त्यांची झाली. तसेच अरेंज मॅरेज सुद्धा आहेत, ज्याचं कधी कधी विदाउट कॉम्प्रोमाइज सुद्धा सक्सेसफुली पुढे गेलेले आहेत. तर असे सुद्धा उदाहरण पाहिलेले आहेत. हा, हे जरूर आहे की एन्व्हायरमेंट ह्या मुलांच्या मनावर परिणाम करते. हा, कदाचित त्याचा रेशो जास्त आहे भारतामध्ये, म्हणूनच जेनझी मध्ये हे झालेले बदल आपल्याला जास्त दुखावतात किंवा त्रासदायक होतात. आता ह्या सगळ्यातून असा तर आपल्याला कोणताही एक कन्क्लुजन काढता येणार नाही की फक्त पॅरेंट जबाबदार आहेत किंवा मुलं जबाबदार आहेत. त्याच्यामुळं कोणत्याही क्षणाला जर कोणाचा डिवोर्स झाला तर कुणालाही दोष देऊन उपयोग नाही, कारण की पाठीमागं काही ना काही कारण असतं, तेव्हाच ती व्यक्ती त्या डिसिजनला पोहोचते. पण आपला टॉपिक डिवोर्स नाही, आपला टॉपिक आहे रिलेशन, मॅरेज रिलेशन किती सक्सेसफुल होईल ते. पण ह्या सगळ्या गोष्टीत डिवोर्स भले अरेंज मॅरेज मध्ये झाला तरी मेंटल हेल्थवर परिणाम होतो, फिजिकल हेल्थवर परिणाम होतो. तसेच अरेंज मॅरेज सोबत लव्ह मॅरेज मध्ये सुद्धा होतो. पण हे लव्ह मॅरेज नंतर झालं, पण मॅरेजेस व्हायच्या आधी हे जे यांचे गोस्टिंग बेंचिंग आहे त्याचे सुद्धा होतं. तर सध्याच्या युथला आमचं तर एवढंच म्हणणं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये न पडता प्रॉपरली विचार करून भले तुम्ही तुमचा जोडीदार शोधावा, पण फॅमिली मधल्या सर्व थोरा मोठ्यांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या ह्याच्यातून अनुभवातून ह्या गोष्टी कराव्यात, जेणेकरून त्यांचं पुढचं आयुष्य चांगलं होईल. तर बाकी तुमच्या सगळ्यांची मतं खूप छान होते, छान वाटलं, आनंद वाटला. सगळ्यांनी खूप छान पार्टिसिपेट केले, प्रत्येकाने ह्या लेवलवर आमच्यासोबत तुमचे मतं मांडले की आजचं सेशन खरोखर खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. कुठंच असं वाटलं नाही की नाही आपण ऐकू नये किंवा थांबून जावं, असं काहीच वाटलं नाही. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. सो म्हणजे एडिंग टू दिस, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक पुणे वुमेन्स क्लब के साथ मैंने एक फोरम उनके साथ काम कर रही हूँ. कंसर्न यही है कि एक अलाइंड हारमोनी, फैमिली हारमोनी अगर बच्चे को मिलती है तो जो प्यार उसको बचपन में मिलता है वही प्यार वो अपने बच्चों को हाँ, दे सकता है. तो इस साइकिल पे हमने काम करना शुरू किया है. और ये अवेयरनेस, जैसे अभी मिलिंद सर ने बोला कि ये संस्कार, मतलब संस्कारों का एसओपी, हमें अब उस पे काम करना जरूरी है. तो हमें भी सरेंडर होना जरूरी है, हमें भी लर्निंग मोड पे जाना जरूरी है कि हाँ मुझे सीखना पड़ेगा. जब तक हम सरेंडर नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते और हम मेंटोरिंग नहीं लेते हैं, हम बच्चों को सिर्फ क्यों भेज रहे हैं? यस, हम भी अभी तो जा सकते हैं, हम भी तो ले सकते हैं, ताकि मैं अपनी फैमिली की हारमोनी की जिम्मेदारी लूं और मैं पहले चेंज करने की कोशिश करूं, ये समझने की कोशिश करूं, और ये टीम वर्क के साथ हम काम करें. मैं भी कुछ ऐड करूंगी. यस. एक्चुअली ये बात है, ये सच है कि आजकल ऐसा हो गया है कि हम जब कोचिंग करते हैं तो जब हम अपना कहानी सुनाते हैं और अपने आप को पेश करते हैं तो वो एग्जाम्पल सेट होता है एंड उसके बाद हमारी क्लैरिटी रहती है. और जब हमको लोग विश्वास करते हैं देन वी कैन स्पीक लाउड ऑल्सो. वो भी सोसाइटी तक बड़ी पैमाने पे जा भी सकता है. यस, दैट इज वाई फर्स्ट वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन आवर सेल्फ. हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत लोग बोलते हैं मेरा ये उम्र हो गया अब क्या सीखने का टाइम है. नहीं, हमको कुछ और अपग्रेड हमेशा होना है क्योंकि हर जनरेशन कुछ ना कुछ नया बोलता है. इसलिए हमको हमेशा हर जनरेशन के साथ उनके लेवल पे जाना पड़ता है. और दूसरी बात है, जब हम अगर हमने ये चुना है कि हम ऐसा सोसाइटी के लिए करेंगे तो हमको प्रत्येक एज ग्रुप के साथ उनकी मनोभावना के साथ अगर हम बात बैठे तो कम से कम 10 सैंपल ऐसे मिलेंगे जो हम उनसे क्या कर सकते हैं, हमें भी एक रास्ता मिल जाएगा. और इससे क्या होगा, हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे. ये तो मैं भी मानूंगी एक्चुअली. तो आई थिंक मतलब ये बहुत ऐड करता है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. थैंक यस. यू. और इस तरह से थोड़े शेयरिंग वाले प्रोग्राम भी होते रहे. और मैं तो मूवी रिव्यू वगैरह भी करवाती हूँ ताकि वो थॉट पे हम ओपनली थोड़ा सा बात करें, बच्चों से शेयरिंग करें. घर में भी आप मूवी देखने के बाद जरूर शेयरिंग कीजिए. तदेव लग्नम मराठी मूवी, अभी मैंने उसमें से एक वीडियो देखा था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट डोसा उत्तपा. उत्तपा.
तो वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा कि आपको इस होटल का क्या अच्छा लगता है। तो बोली मुझे चटनी अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ का वो चीज अच्छा लगता है। तो बोलते हैं फिर आपने चीज और चटनी क्यों नहीं ऑर्डर की, आपने उत्तपा क्यों ऑर्डर किया। सोचने वाली बात है। मुझे चटनी पसंद आई लेकिन उत्तपा के साथ है ना, तो मैरिज वैसे ही है, मैरिज के साथ बहुत सारी चीजें होती है बाय डिफॉल्ट। तो उसको भी हमें समझ के चलना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल उस पिक्चर में दिया था। सो ऐसे ही हम मूवीज के साथ भी अगर बच्चों से डिस्कस करते रहेंगे, एंड ओपन शेयरिंग, नो डोंट रिएक्ट, डोंट डिबेट। बच्चों के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करना है। Yes. बेटा जरूरी, हाँ तुम बताओ, सही में हमें नहीं मालूम, तुम्हारी जनरेशन की बातें तुम बताओ। Yes. दैट इज शेयरिंग। मुझे लगता है डेटाबेस भी बनाने से भी एक अच्छा होगा हमारे पास, कि आप एक हर एक एज ग्रुप के लिए, तो फिर हमारे पास भी रहेगा कि हम आकांक्षा है, कैसे। आकांक्षा इज वर्किंग ऑन दैट ऑलरेडी एंड शी हैज डन PhD. Akansha, you are talking about that Yes, Akansha is she will working. be host for you. Okay, she'll be hosting our Yes. program. Okay, and invitation, a kind invitation to all of you. हम लोग का 18th of March in Bal Gandharva at on 3 p.m. onwards, we are doing a program for the specially challenged artists, and we are inviting Sudha Chandran to come because she is coping up with that issues also. She is it is correlating that subject with her, and she can be an inspiration. So all please do come and visit and see also that Manjusha will be also performing through the with Snehal and her team for the Forum Theatre, and for this how the attitude of the artist should be. So I think that will be a new look into that program also. There are many things which will happen. A classical concert will be happening, and we are going to even invite a composer from Mumbai who has been very much popular in his singing, for given lead songs to Kumar Sanu, Abhijit Bhattacharya, and many more. And we felt that some of the composers are still yet to be recognized. So we are felicitating and we are trying to tribute that living legend. So please come, and many more things are there also. So I don't know you, but Manjusha, please take the lead and invite all of them to be a Sure, sure. part of I will our send all. program. Thank you This so is my much for coming on this platform. And this is MOM platform. So we are getting opportunity to connect with all globe people. very nice, very nice. हेलो, Yes. अच्छा लगा आप सबसे बात करके मैम। सब पक्का आएंगे हम 18 तारीख को बाल गंधर्व में। और इसी के साथ मैं आप सबकी रजा लेना चाहती हूँ, लेकिन ये आखिर में ये भी बताना चाहती हूँ कि हर महीने के आखिरी फ्राइडे या सैटरडे में किसी अलग स्टोरी के साथ, किसी नए स्टोरी टेलर के साथ या नए कंसेप्ट के साथ फिर से हम हाजिर होंगे अगले महीने। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद. Jai Gurudev. Thank you, Manjusha. Thank you, everyone. क्लोज करूं? क्लोज करते? हाँ? क्लोज करो? हो कर